हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी ने अपना नया एग्ज़ाम कैलेंडर आउट किया है, जिसमें बीपीएससी हेड टीचर के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है उसका डेट और उसके रिज़ल्ट का डेट भी अनाउंस हो चुका है। और वो डेट है 18 दिसंबर, यानी कि अब ये फाइनल है कि आप लोग का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को ही होने वाला है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए किस हिसाब से तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए और आप लोग हेड टीचर्स के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो हम लोग उसके संबंध में कुछ बातें करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी के न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर में बिहार प्रधान शिक्षक की परीक्षा तिथि 18/12/2022 को निर्धारित किया गया है और उसका रिज़ल्ट डेट भी 3 जनवरी 2023 को आने वाला है, यानी कि लगभग 1 महीना के अंदर ही आप लोग का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद हेड टीचर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और बीपीएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए अपना डेट अनाउंस किए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग अपना तैयारी कैसे करें कि हेड टीचर के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने का बेस्ट तरीका होता है उसके सिलेबस के हिसाब से तैयारी किया जाए। हम लोग इधर उधर से बहुत सारे चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो पढ़ना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिविज़न, यानी कि कोई चीज़ को अगर आप एक बार पढ़ें तो कम से कम 3 बार उसका रिविज़न ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो और एग्ज़ाम में उसको आप सही से सही टिक कर पाए और आप लोग को उसका निगेटिव मार्किंग ना मिले। और दूसरा तरीका होता है कि आप वो क्वेश्चंस करें जो कि और बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कई सारे ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो लगभग सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, तो लगभग उनका सभी का मार्क्स एक जैसा आता है। लेकिन आप उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कोई और बच्चे ना कर पाए, तो आपका एग्ज़ाम में नंबर बढ़ेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस दोनों बात पे ध्यान देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। और बीपीएससी ने हेड टीचर के लिए भी अपना सिलेबस निर्धारित कर दिया गया। सिलेबस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि बीपीएससी जो भी क्वेश्चंस पूछती है वो बहुत ही मानक भाषा में होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक्स से ही अपने क्वेश्चंस लेती है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स से अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग को बेस्ट मार्क्स आएंगे और आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर जाइएगा। और हाँ, मैथ और साइंस दो ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बहुत सारे टीचर्स छोड़ के चलते हैं कि लास्ट टाइम में देख लेंगे, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, या फिर शिक्षण शास्त्र वाला ही क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। आप लोग को दोनों सेक्शन में क्वालिफाई होना है और मैथ्स और साइंस का जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा सॉल्व, उतना ज़्यादा आपका नंबर उठेगा। तो मैथ के लिए 1 to 8 स्टैंडर्ड का अगर आप मैथ पढ़ाते हैं या नहीं भी पढ़ाते हैं तो आप लोग कम से कम 5 से 8 तक का मैथ जो स्कूल में पढ़ाई होता है एनसीईआरटी बुक से उसको एक बार सॉल्व कर ले तो आप लोग को मैथ में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या फिर अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको यूट्यूब से देख सकते हैं, जैसे कि दशमलव है, साधारण ब्याज है, एकीक नियम है, लाभ हानि है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और ज्यामिति, बीजगणित, इस सब पे आधारित क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मैथ्स जो है वो 20 अंक का पूछा जाएगा और साइंस जो है वो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। करेंट अफेयर्स के लिए ध्यान देना है। बीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, यानी कि नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का आप कोई भी करेंट अफेयर्स चाहे यूट्यूब से पढ़ ले या फिर वार्षिकांक जो आता है स्पीडी का, उसको लेके भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कभी भी एक बार पढ़ के ना छोड़े, एक बार पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग उसको कम से कम 3 बार रिवाइज ज़रूर करें। या फिर यूट्यूब से ही कोई वीडियो देखते हैं तो उसको एक बार देख के ना समझे कि हाँ हमको इसका आंसर पता है, इसका ये होगा। एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन आ जाता है। वैसा ही दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा ये था या ये था। तो आप लोग उसको कम से कम 2 बार या 3 बार देखें, तभी आप लोग को क्लियर होगा कि किस सवाल का क्या जवाब है। इसी तरह से पॉलिटी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ध्यान देना है कि 1857 ईस्वी के बाद का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको पढ़ना है, उससे पहले का नहीं पढ़ना है, यानी कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि
बिहार से रिलेटेड जो है, जैसे कि बिहार से चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन भाग लिए थे, या फिर 1857 की क्रांति में कौन कौन भाग लिए थे, और राष्ट्रीय आंदोलन का बिहार में से क्या योगदान है, इन सब क्वेश्चंस को ज़्यादा करें तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और साथ ही साथ बिहार का भूगोल भी पढ़ना ज़रूरी है, और उसमें भी नदी और उसके अफवाह तंत्र पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी कहाँ पे जाके किससे मिलती है। जैसे गंगा नदी है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ये सब क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और पार्ट ए में जो है 75 मार्क्स का सामान्य अध्ययन है, आप लोग को पता है। इसमें यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूची और पंचायती राज व्यवस्था, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। आप लोग पंचायती राज व्यवस्था कर ले। संविधान की अनुसूची में जैसे कि संविधान का अनुच्छेद है 368, जैसे संविधान का संशोधन कब हुआ, किस संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग ये सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, बजट पढ़ के ज़रूर जाए। बजट से 2 या 3 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। भारत का बजट भी देख ले और बिहार का बजट भी देख ले। कृषि प्रणाली, बिहार की प्रमुख नदियाँ और अवार्ड सभी पूछे जाते हैं, ओलंपिक, ऑस्कर अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, इस सब से रिलेटेड 75 मार्क्स के पार्ट ए में क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट बी आप लोग को पता है डीएलएड से संबंधित, यानी कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षक विधि और उसके प्रतिपादक कौन थे। जैसे कि मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे, खेल विधि के कौन थे, या फिर डाल्टन विधि के प्रतिपादन कौन थे, ये सब आप लोगों को पूछे जाएंगे। वृद्धि और विकास से क्वेश्चंस रहते हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, और या फिर जीन पियाजे ने विकास के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्था है, जैसे कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। शिक्षा से संबंधित जो जो संस्थाएं हैं, जैसे सीआरसी, बीआरसी, डाइट, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटीई, इस सब से संबंधित क्वेश्चंस। आरटीई एक्ट 2009 से और एनसीएफ 2005 से एक नए क्वेश्चन रहते हैं, तो उस पर ध्यान दें। और अब नई शिक्षा नीति से भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, और हम लोग को ट्रेनिंग भी करवाया गया है नई शिक्षा नीति में, उस पर भी आप लोग ध्यान दें। आकलन और मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन से भी क्वेश्चंस होंगे। समावेशी शिक्षा और जेंडर संवेदनशीलता और शिक्षा से संबंधित दार्शनिक और विचारों का क्या अध्ययन है, जैसे महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन सब ने शिक्षा से संबंधित क्या क्या तथ्य या क्या क्या बातें कही हैं, गिजुभाई वेदिका है, इन सब से क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जा सकते हैं। तो इस सब पे ध्यान दे के अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से हम लोग को पता रहता है कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी है, किस किस सेशन में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। जिस सेशन में दिक्कत हो रहा है उसको आप लोग फिर से तैयारी करें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाएं। और दूसरी बात है कि जो सेशन आप लोग का मजबूत है उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि जो हमारा मजबूत है उस पर मजबूत पकड़ बना के रखना है, और जो साइड कमज़ोर है उस पर पढ़ के उसको मजबूत बनाना है। ये नहीं है कि जो कमज़ोर है उसको पढ़ने के चक्कर में जो हमारा मजबूत पॉइंट है उसको छोड़ते। यानी कि किन्हीं लोगों का शिक्षण शास्त्र अच्छा है तो पार्ट ए पे फोकस कर रहे हैं, तो साथ ही साथ पार्ट बी को भी लेके चले, नहीं तो पार्ट ए को करते करते पार्ट बी को छोड़ेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में पार्ट बी में ही कम मार्क्स आए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, वीडियोस देखिए, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।